पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत से संबंधित विभिन्न नई जानकारियां, ताकि हमारे किसान इन जानकारियों का इस्तेमाल कर सके, प्रगतिशील मार्ग पर आगे बढ़ सकें और अपने जीवन में बदलाव ला सके। इससे हमारे किसानों का आर्थिक विकास भी सुनिश्चित होता है। हमेशा की तरह कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे सम्मेलन से प्रगति की ओर की, उसके बाद नजर डालेंगे विज्ञान और किसान पर, और साथ ही बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की, और अंत में सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे फार्मिंग इंडिया में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में सबसे पहले आइए नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। ओएनडीसी और मत्स्य पालन विभाग द्वारा एक साझा समझौता ज्ञापन यहां पर किया गया है और उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मकसद ये है कि डिजिटल इंडिया के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जाए, ताकि हमारे पारंपरिक मछुआरों और इससे जुड़े संगठनों को लाभ हो सके और उन्हें इसके लिए एक ई प्लेटफॉर्म मिल सके। आइए देखते से जुड़े हमारी रिपोर्ट। कृषि भवन में भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग और ओएनडीसी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, मत्स्य पालन विभाग के सचिव अभिलक्ष्य लिखी, विभाग के संयुक्त सचिव सागर मेहरा एवं ओएनडीसी के अधिकारीगण उपस्थित थे। गौरतलब है कि इस सहयोग का उद्देश्य एक डिजिटल मंच प्रदान करना और पारंपरिक मछुआरों, मछली किसान उत्पादक संगठनों, मत्स्य पालन क्षेत्र के उद्यमियों सहित सभी हितधारकों को ई मार्केट प्लेस के माध्यम से अपने उत्पाद खरीदने और बेचने के लिए सशक्त बनाना है। इस अवसर पर एक पुस्तिका फ्रॉम कैश टू कॉमर्स, इंक्रीजिंग मार्केट एक्सेस थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का विमोचन भी किया गया। ओएनडीसी ई मार्केटिंग का एक अनूठा मंच है जो मछुआरों, मछली किसानों, एफएफपीओ, स्वयं सहायता समूहों और अन्य मछुआरा सहकारी समितियों को एक संरचित तरीके से जोड़कर मत्स्य पालन क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने कहा, हमारे फिशरीज विभाग की ओर से ओएनडीसी को साथ लेकर जो प्रयोजन किया गया है वो डिजिटल मार्केटिंग में फिशरीज डिपार्टमेंट भी जुड़ रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी और गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री जी जो कुछ 2-3 चीज़ों पे बहुत ही प्रायोरिटी दे रहे हैं, मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि दोनों आज इकट्ठे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी स्वतंत्र रूप से फिशरीज को भी बल दे रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वतंत्र रूप से डिजिटल को भी बल दे रहे हैं। मुझे तो ये सोच के भी बड़ा आनंद आ रहा है कि कोई हमारी मछुआरी बहन कहीं से टोकरी में मछली लेकर बेचने जाती होगी, अगर वो ये ट्रांजैक्शन में जुड़ जाएगी तो कितना बड़ा ट्रांजैक्शन, कितना बड़ा बदलाव इस क्षेत्र में आ सकता है। ये सुनकर भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये कुछ अच्छी जानकारी आज हमको मिल गया। ये जो एफपीओ के 2-3 बंदों ने यहाँ बताया कि एक टेक्नोलॉजी किसी ने बनाया है जो लाइव सीड्स को ट्रांसपोर्टेशन करने में मोर्टालिटी को कम करता है और इजी बनाता है। वो मार्केटिंग वाले यूपी से जो 1-2 लोग थे उन्होंने अपनी बातें यहाँ रखी है। और प्रोडक्शन जो जिस प्रकार का हो रहा है
और जो वीडियो हमने देखा, मुझे इसमें उसी समय सुझाव देने का मन हो रहा था, उसी में ऑटोमाइजेशन हो सकता है क्या, उसके बारे में हमें हमारे विभाग को और आईसीआर को ये बताना चाहिए। उसी प्रकार से इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का सपोर्ट इनको मिल जाता है तो ये बहुत ही हाइजेनिक भी हो जाएगा और स्केलिंग करने में भी इनका बेनिफिट हमको मिल सकता है। आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। हमारे किसानों तक सही समय पर जानकारी मिल सके, इसके लिए एक डिजिटल कॉल सेंटर का शुभ आरंभ किया गया। आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली स्थित कृषि भवन में ये शुभ कार्यक्रम किया गया, जिसके माध्यम से हमारे किसानों तक तमाम जानकारियां पहुंच पाएंगी और वो सक्षम हो पाएंगे। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कृषि भवन स्थित डीडी किसान के स्टूडियो में किसान कॉल सेंटर आउटबाउंड कॉल सुविधा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कृषि मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। गौरतलब है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी अब मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए किसानों को इस केंद्र से आउटबाउंड कॉल कर सकते हैं। साथ ही समय समय पर कृषि मंत्रालय के मंत्री भी देश भर के किसानों से किसी से भी योजनाओं के बारे में सीधा संवाद करके उनकी प्रतिक्रिया व सुझाव प्राप्त कर सकेंगे। इसके द्वारा किसानों से फीडबैक मिलने से उनके हित में समुचित कार्य तेजी से किया जा सकेगा। योजनाओं की प्रश्नावली और लाभार्थी किसानों की सूची इस केंद्र में उपलब्ध होगी। इस अवसर पर अर्जुन मुंडा ने तमिलनाडु व झारखंड के किसानों को कॉल कर संवाद किया और कृषि अवसंरचना कोष, प्रति बूंद अधिक फसल सहित केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को मिल रहे लाभों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। साथ ही इन योजनाओं को लेकर अन्य किसानों को जागरूक करने का आग्रह भी किया। अर्जुन मुंडा ने किसानों के लिए बेहतर कार्यान्वयन और उन्हें योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आवश्यक सुधार लाने के संबंध में अधिकारियों से नियमित आधार पर चयनित किसानों को कॉल करने और फीडबैक तंत्र का उपयोग करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, किसान कॉल सेंटर प्रारंभ हुआ। ऐसे तो देश के विभिन्न हिस्सों में कॉल सेंटर के माध्यम से कैसे किसान लाभान्वित होंगे, उनकी सूचना कैसे सही तरीके से पहुंचेगी, इसके लिए कार्य हो रहा है। बहुत सारे कार्यालय देश भर में कॉल सेंटर के माध्यम से समस्या का समाधान कर रहे हैं और उस पर कार्य हो रहा है। आज जो कॉल सेंटर का ये यहाँ पर उद्घाटन हुआ, ये आउटबाउंड कॉल फैसिलिटी, यानी हम यहाँ से जो काम हो रहा है उसके बारे में जानकारी लेंगे कि जो हमारे जो कॉल सेंटर फील्ड में काम कर रहे हैं वैसे जगहों से जो असिस्टेंस मिल रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रहा है, उसको हम फिर और अच्छे तरीके से समझ पाएँ। इसके लिए ये यहाँ से मंत्रालय के अधीन, यहाँ मंत्रालय में ही लोग जानकारी, हमारे पदाधिकारी, सीनियर ऑफिशियल्स किसी से भी बात कर सकते हैं। मैं भी जब ऐसा मौका मिलेगा तो मैं भी आकर के कुछ किसानों के साथ बातचीत करूंगा ताकि सतही जानकारी मिले और उसको एड्रेस करने के लिए हम उपाय सुझाएं। और जब हम पदाधिकारियों से जानकारी लें तो हमें फील्ड की जानकारी भी इसके माध्यम से एक इनपुट्स की तरह हो। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन।
आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन किसानों से जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है और अन्य किसानों के लिए उदाहरण भी वो साबित हो रहे हैं। ये वो किसान हैं जिन्होंने नई तकनीक, नवाचार को अपनाया है, चुनौतियों के सामने ना झुकते हुए अपनी राह बनाई है। आइए मुलाकात करवाते हैं ऐसे ही किसान से। राजपाल सिंह जगहैता गांव गुर्जर के रहने वाले एक सफल किसान हैं। इनका जन्म बड़े ही साधारण से परिवार में हुआ था। बड़े होने के साथ साथ इन्होंने अपने परिवार से खेती बाड़ी करनी सीखी। शुरुआत में इनके खेत छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे हुए थे और ऊबड़ खाबड़ थे। ना तो खेत में सिंचाई की व्यवस्था थी और ना ही कोई अन्य सुविधाएं। ऐसे हालात में खेती कर उपज हासिल कर पाना बहुत ही मुश्किल था। बचपन में पढ़ाई के साथ साथ खेतों के कामों में परिवार का हाथ भी बटाते थे। पढ़ाई के साथ साथ पिता के गुजर जाने के बाद इन्होंने खेती के सारे काम को अपने जिम्मे ले लिया और खेती को ही अपनी आजीविका का साधन बनाया। शुरुआत में खेती करते हुए इन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार न मानी। बाद में कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर उत्तर प्रदेश से जुड़कर और यहाँ के वैज्ञानिकों के संपर्क में आकर राजपाल सिंह को खेती की नई दिशा मिली। इन्होंने अपने हाथ से एक छोटा कल्टीवेटर बनाया, जिसका उपयोग कर खेतों में वे अपना काम बड़े ही कम समय में करने लगे। इस सफलता से प्रेरित होकर राजपाल सिंह ने कल्टीवेटर के अलावे
कई अन्य आविष्कार भी किए। ये ऐसे आविष्कार थे जिसके बदौलत राजपाल सिंह के साथ साथ अन्य किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी कामयाबी का श्रेय कृषि विज्ञान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को दिया। इन संस्थानों से मिली तकनीकी जानकारियों के माध्यम से इन्होंने अपनी खेती को नई राह दी। यहाँ से मिली तकनीकी जानकारियों को वे अन्य किसानों को भी साझा करते हैं। राजपाल सिंह के भीतर कुछ नया करने की जिद थी। वे जानते थे कि परंपरागत ढंग से खेती करते हुए आगे नहीं बढ़ा जा सकता। यही कारण था कि उनके खोजी मन ने इसी का एक रास्ता निकाला और मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने की एक मशीन तैयार कर डाली। ये मशीन बेहद कामयाब रही। इसके साथ साथ अधिक आय प्राप्त करने के उद्देश्य से इन्होंने आम और लीची के बगीचे भी लगाए, साथ ही सब्जियों की खेती भी करने लगे। परंपरागत खेती के मुकाबले इससे राजपाल सिंह को मुनाफा भी अधिक हुआ और लागत भी कम लगी। देखते ही देखते राजपाल सिंह अपने क्षेत्र के नायक बन गए। गांव के अन्य किसान खेती से जुड़ी अपनी सभी समस्याओं का समाधान निकालने राजपाल सिंह के पास ही आने लगे। राजपाल सिंह अपने गांव और आसपास के किसानों को नई तकनीकों के साथ खेती करने के लिए प्रेरित करते थे। साथ ही किसानों की उपज को बाजार में बेचकर लाभ अर्जित करने के लिए भी जागरूक करते थे। इनका मानना ये है कि किसान को खेत से अच्छी उपज हासिल करनी तो आनी चाहिए, साथ साथ उस उपज को बाजार में सही और अच्छे दाम पर बेचने में भी सीख लेनी चाहिए। जैसे ही किसान इस कला में माहिर हो जाएंगे, वे अपनी आय दोगुनी करने में निश्चित ही सफलता हासिल कर लेंगे। तो ये था हमारा आज का कृषि स्टार्टअप। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को
कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। फार्मिंग इंडिया में हम आपको बताते हैं सरकार की उन योजनाओं के बारे में जो कि विशेष तौर पर आप किसानों के लिए है, ताकि आप प्रगति की राह पर और तेजी से आगे बढ़ सकें। आज के फार्मिंग इंडिया में हम आपको बताएंगे ई-नैम के बारे में। जी हाँ, कृषि जगत भी अब डिजिटल हो चला है और इससे इस क्षेत्र को और गति भी प्राप्त हो रही है। आइए जानते हैं ई-नैम के बारे में कि कैसे हमारे किसान घर बैठे ही एक लैपटॉप या फिर मोबाइल के माध्यम से देश के किसी भी कोने में बेहतर दाम पर अपनी फसल बेच सकते हैं और कृषि के क्षेत्र में ई-नैम से कैसे आ रही है क्रांति। आइए जानते हैं। कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। अभी आपने जाना फार्मिंग इंडिया में सरकार की योजनाओं के बारे में। आशा करते हैं कि आज का कृषि दर्शन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।
कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। आपके ईमेल्स, आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। चलते चलते एक और जानकारी दे दें कि आप हमारे कार्यक्रम यानी कृषि दर्शन हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। कृषि दर्शन के नए अंक में कुछ और जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।